नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोलफुल ऑडियो बुक। यहाँ आपको मिलेगी अनगिनत दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। डार्क मफिया रोमिंग पार्ट 51। जिस जिंदगी का स्वाद धीरे धीरे खत्म हो रहा था, मैं अपने आप का साया बन गया था और कारण बहुत साफ थे। जम भर तो रहे थे, पर हर थोड़ी देर में दर्द याद दिलाता था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। सब कुछ पहले जैसा ही था। झगड़े, फायरिंग, दुश्मनों के खिलाफ लड़ाइयाँ, और हम हमेशा की तरह जीत रहे थे। डूबे हुए शिपमेंट का पैसा धीरे धीरे वसूल हो रहा था। दुनिया के लिए मैं अब भी वही रोमानो था, अडिग और निर्दयी। पर अंदर से मैं टूट रहा था। मीरा के टेक्स्ट ने सब कुछ हिला दिया था। मैं अस्पताल में इलाज ले रहा था और अचानक उसका मैसेज पाया। पुरानी चिंगारी फिर भड़क गई। मैंने उसे ढूंढ निकाला। वो ग्रीस में थी, माँ की एक पुरानी मित्र के यहाँ। टॉमस को भेजा कि वो पुष्टि करके आए। उसने कहा वो ठीक है, सुरक्षित है। मेरे दिल से थोड़ा भार उतर गया। अब क्या वो आपसे मिलने को तैयार है, बॉस? टॉमस ने पूछा। मैं खुद नहीं जानता कि कैसे उसका सामना करूं, मैंने कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, कोई जल्दी नहीं, बॉस। मुझे उसकी याद आती थी, इतनी कि छाती दर्द करने लगती थी। रात के सन्नाटे में मैं उसकी आवाज, उसकी सांसें, उसकी सिसकियां सोचता था। मेरी आंखों के सामने वो मालदीव की रातें जीवंत हो जाती, जहां वो हंस रही थी और मैं पहली बार खुद को जीता महसूस कर रहा था। वो मंजर, जहां वो मेरी बाहों के बीच थी, उसकी धड़कन मेरी सांस के साथ मिल गई थी, अब बस याद ही रह गई थी। माँ अचानक मेरे ऑफिस में घुसी, गुस्से से भरपूर। वो फ्रेश फ्लाइट से आई थी, मुझे पहले से पता था वो ग्रीस गई थी। माँ, मैंने सवाल भरी नजर से देखा। उनका चेहरा सख्त था, आवाज और भी कठोर। वो गर्भपात हो गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सांस जैसे रुक गई। यही चाहते थे ना तुम? अब खुश हो, वो चीखी। माँ, अब नहीं, चुप रहो, जेस रोमानो, उन्होंने सपाट आवाज में कहा। वो लड़की टूट चुकी है। अगर तुम्हारे अहंकार ने उसे इतना न तोड़ा होता, तो वो और तुम्हारा बच्चा जिंदा होते। मैं सुनता रहा। वो आशंकाओं के तूफान की तरह बोल रही थी, और मैं बस घूर रहा था। अब अगर तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की, तो मैं खुद रोकूंगी। उसने काफी सह लिया है। माँ, मेरी आवाज नरम पड़ी, पहली बार कमजोर पड़ रही थी। मैं उससे प्यार करता हूँ। वो कुछ पलों को चुप रहीं, और फिर धीरे से बोली, जिससे प्यार करते हो, उसे बर्बाद ना करते। अब उसे छोड़ दो, जेस। वो लड़की था। एरी छाया के बगैर जिए, यही उसके लिए बेहतर है। बाहर जाते जाते वो रुकी और पीछे देखे बिना कहा, मैंने ही उसे दूर भेजा था। मत ढूंढना, कभी नहीं मिलेगी। मैं बस खड़ा रहा। उनके कदमों की आवाज कम हो गई थी, और मेरे अंदर से जिंदगी। जब मैं घर लौटा और कमरे का दरवाजा बंद किया, तो चारदीवारी का सन्नाटा चीखने लगा। शब्द, घर अब अजनबी लग रहा था, बिना उसके सब खाली था। वो यहाँ सिर्फ कुछ महीने रही थी, पर उसकी खुशबू, उसका स्पर्श, उसकी आवाज, सब कुछ इस दीवारों में घुल गया था। अब सोचना भी अजीब था कि मैं प्यार पर विश्वास करने लगा था, और यह भी कि मैंने उसे खुद से दूर कर दिया, सिर्फ अपने अहम के लिए। मैंने एक बच्चा खो दिया, एक औरत खो दी, और अपने अंदर का इंसान भी। जब मुझे पता चला कि वो हमला क्यों हुआ था, क्रोध ने मुझे घेर लिया। वो हरामी जो मेरी पत्नी पर हमला किया था, उसे लाओ, मैंने टॉमस से कहा।
ज्यादा देर न लगी, वो मेरे सामने घुटनों पर था। कृपया डॉन, मत मारना, मेरे परिवार की कसम, वो रो रहा था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तू मेरे परिवार को छू के बच नहीं सकता। गोली मार दे बॉस, गार्ड ने पूछा। मैंने सिर हिलाया, नहीं। वो बहुत आसान होगा। मैं वहां बैठा रहा जब उसे उसका हाथ काट दिया गया। उसकी चीखें दीवारों में गूंजी, खून मेरे चेहरे पर छींटा। वो दर्द जो मीरा ने सह था, उसका एक तह मैंने उसे चखाया। क्या अब शांत था मन? किसी हद तक, पर खालीपन अब भी वैसा ही था। कई हफ्ते गुजर गए। मीरा का कोई अतापता न था। टॉमस ने मुझसे कहा, बॉस, हमने सब कुछ कर लिया। जैसे वो हवा में गायब हो गई है। क्या तू मुझसे झूठ बोल रहा है, टॉमस? मेरी आवाज कांप रही थी। कभी नहीं, बॉस। आप जानते हैं, मैं आपका विश्वासी हूं। मैंने सिर झुका लिया। वो सही था। शायद अब मुझे ढूंढना बंद कर देना चाहिए। शायद वो कहीं सुरक्षित हो। शायद वो कभी लौटेगी या नहीं। पर मेरे अंदर की आवाज कहती थी, वो लौटेगी। क्योंकि मेरा दिल अभी तक उसी के नाम से धड़कता था। मीरा अब भी मेरी थी। पाठ 52। मीरा 2 साल बाद आईने में जो औरत मुझे घूर रही थी वो पहचान में न आ रही थी। बाल अब और लंबे हो गए थे, पर आंखों की रोशनी कहीं गायब हो गई थी। वो औरत अब हंसना सीख गई थी बगैर खुशी के, और जीना सीख गई थी बिना उम्मीद के। मैं हर दिन दुनिया के लिए ठीक दिखने का ढोंग करती थी। आज फिर एक नया काम का दिन था। 2 साल पहले डोना कार्मेला ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे नई जिंदगी देगी, और उसने वो किया भी। मैं लिस्बन, पुर्तगाल में सेटल हो गई थी। उसने मुझे काफी पैसे दिए थे, जिनसे मैंने अपना एक बेकिंग ब्रांड खड़ा किया, पर मैं उसकी मालकिन नहीं, एक साधारण कर्मचारी लोगों को दिखती थी। बहुत कम लोग जानते थे कि मैं ही उस बालकनी के पीछे की महिला थी जिसके रेसिपी ने सारी यूरोप में नाम कमा लिया था। मेरे बेकरी चेन के कई आउटलेट थे, और हर दिन काम का ढेर। मैंने एक अनजान, फेसलेस चैनल भी बनाया था जहां मैं रेसिपी शेयर करती थी और थोड़ी कमाई वहीं से भी हो जाती। पर इन सब के बावजूद भी दिल में एक खालीपन था, एक गहरी खामोशी जो कभी न टूटी। मैं अपार्टमेंट से निकली और अपनी ओटीसी गाड़ी से बेकरी पहुंची। पीछे वाले दरवाजे से अंदर गई, यूनिफॉर्म पहनी और काउंटर पर अपना दिन शुरू किया। पहला ग्राहक एक महिला थी। उसकी गोद में उसका नन्हा बच्चा था। उस बच्चे को रोते रोते देखकर मेरी सांस रुक सी गई। अगर मेरा बच्चा जिंदा रहता तो शायद मैं भी ऐसे किसी दिन उसे गोद में ले रही होती। गले में गांठ सी बंध गई। मैंने दृष्टि झुका ली और उसके ऑर्डर लिखने में खुद को व्यस्त किया। सुबह शांति से गुजरी, कोई तकरार नहीं, कोई समस्या नहीं। दोपहर में मासिमो आ गया। वो एक अमीर इतालवी गैंगस्टर था, खतरनाक भी और हद से ज्यादा आकर्षक। जाहिर था वो मुझ में रुचि रखता था, पर मैं कुछ अच्छे से ज्यादा साबित हो चुकी थी। कम से कम एक डेट तो कर लो, उसने कहा जब मैं उसका ऑर्डर लिख रही थी। डेट या तेरा बेडरूम? मैंने सूखे स्वर में कहा। वो मुस्कराया, अगर तू चाहे तो दोनों। मैंने हंसकर सिर हिलाया। अद्भुत फ्लर्टर था वो। तू अमेरिका में रहती थी, सही? उसने अचानक पूछा। हाँ, मैंने साधारण ढंग से कहा। मैं कुछ दिनों के लिए लॉस एंजेलिस जा रहा हूँ। चाहो तो साथ चलो। वो जान चुका था कुछ ऐसा जो मैं छुपाना चाहती थी। उसकी आंखों में थी खोज, और अब मेरे मन में जिज्ञासा। ठीक है, तो एक डेट, मैंने धीरे से कहा। वो मुस्कराया। मैं 7 बजे आऊंगा। पता भेज देना।
कई महीनों से मैंने वैसे कपड़े नहीं पहन थे जैसे वो रात पहने। नेवी ब्लू स्किन फिट ड्रेस, लाल हील्स और पोनीटेल में बंधे बाल। मैं अब माया अवंती थी, न मीरा रोमानो। उसका पता मुझे पहले से ही था, पर मैंने साफ सोचा वो नहीं जान पाएगा मैं कहाँ रहती हूँ। वो दरवाजे पर खड़ा था, जैसे मेरे इंतजार में घंटों से खड़ा रहा हो। स्वागत है मेरे घर में, माया। धन्यवाद। अंदर गई तो सोना, कांच, चमक। हर गैंगस्टर का महल यही होता है, चमकदार और खोखला। हम डाइनिंग टेबल पर बैठे। खाना लाजवाब था, बातें हल्की फुल्की। फिर उसने वो किया जिसने सन्न कर दिया। मुझे पता है तू डॉन रोमानो की बीवी थी। मैं जम गई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर मैंने धीरे से कहा, कैसे? मैं मूर्ख नहीं, मिराबेल। मैंने खुद पता लगा लिया। उसका इतालवी लहजा हर शब्द को और गंभीर बना रहा था। मैंने शांत चेहरे से कहा, तो तुम सब कुछ जानते हो। शादी, अलगाव, सब। वो सिर हिलाया। हाँ, पर एक रहस्य और भी है जो उसने तुझसे छुपाया था। क्या है वो? पहले खाना पूरा कर, फिर दिखाऊंगा। कहीं ये मुझे अपनी बिस्तर तक ले जाने की चाल तो नहीं? वो हंसा। मुझे कभी जबरदस्ती करनी न पड़ी, माया। अगर मैं चाहूँ, महिलाएं खुद आती है। अहंकारी आदमी था, जैसे हर सत्ताप्रिय मर्द होता है। रात के बाद वो मुझे अपने स्टडी में ले गया। एक गुप्त तिजोरी से उसने एक लिफाफा निकाला और मुझे दे दिया। अंदर तस्वीरें थी और कुछ कागजात। मैंने उन्हें उलटते पलटते देखा। चेहरे पर पसीना आ गया, पर भाव छुपा लिए। क्या ये वो है जो मैं सोच रही हूँ? मैंने धीरे से कहा। वो गंभीर था। हाँ, और मुझे अफसोस है। क्या चाहते हो इससे? मैंने सीधे प्रश्न किया। वो चकित सा देख रहा था। हर आदमी कुछ चाहता है, मासिमो। तुम? मुझे तेरे पति से कोई दुश्मनी नहीं। पूर्व पति, मैंने ठंडे स्वर में ठीक किया। वो सिर हिलाकर बोला, ठीक है। पर वो एक डील को रोक रहा है जिससे मुझे अरबों कमाने हैं। मुझे बस थोड़ा ध्यान भटकाना है। सुना है उसके आसपास तू हो तो वो कमजोर हो जाता है। मैंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो तू चाहता है मैं उसे भटका दूं? और बदले में तू? वो हंसा। अब की बार मेरी मुस्कान और ठंडी थी। मैं अपना हिसाब लूंगी। उस रात मैं बिस्तर पर पड़ी छत की तरफ घूर रही थी। मन में वो सवाल फिर था, उसने मुझसे शादी क्यों की थी? उसके झूठ, उसके रहस्य अब भी मुझे बांधे थे। पर आज मैंने निर्णय ले लिया था, मैं उसे अब रोऊंगी नहीं। मासिमो अपने फायदे के लिए मुझे उपयोग कर रहा था, और इस बार मैं दोनों का खेल उसी के हथियार से खेलूंगी। अब की मीरा वो कमजोर लड़की नहीं थी जो प्यार के अंधेरे घेरे में गुम हो गई थी। अब वो माया थी जो बदला लेने आई थी। मैं अमेरिका लौटूंगी, लेकिन अब की बार प्यार नहीं, प्रतिशोध साथ लेकर। क्योंकि रोमानो परिवार ने जो मुझसे छीना था, वो मैं अब उन्हीं से लौटा लूंगी। 5:53 मीरा अपनी चीजें समेटने में मुझे कुछ दिन लग गए। मुझे पूरा यकीन था कि ये सिर्फ थोड़ी दिन की यात्रा होगी, इसलिए मैंने लिस्बन का अपना फ्लैट अब भी बनाए रखा। मैं हर दिन की तरह काम पर गई, चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान, जैसे मेरे मन में 1000 विचारों का तूफान न चल रहा हो। बेकरी के दरवाजे के ऊपर लगी छोटी सी घंटी बजी, वो ही मीठी आवाज जो रोज सुनती थी, पर आज वो अजीब सी लग रही थी। दिल में अंदर अंदर कोई बोझ था जो उसे फीकी बना रहा था। एक जोड़ा अंदर आया। मैंने मुस्कुराहट के साथ उन्हें स्वागत किया। उन्हें न पता था मैं कौन हूँ। उनके लिए मैं बस वेलेंटे की एक कैशियर थी, न इस जगह की मालकिन, न वो औरत जिसने इस व्यवसाय को शून्य से खड़ा किया था।
पर यही तो मैं चाहती थी, अनजान रहना। जब मैं पेस्टेल्डिनाटा के ट्रे ठीक कर रही थी तो फोन बजा। जेब से निकाला, स्क्रीन पर मासिमो का नाम था। मैसिमो, योर फ्लाइट्स बुक्ड टुमारो। मैंने संदेश 2-3 बार पढ़ा। कल। वो शब्द जैसे सांस लेने की गुंजाइश छीन रहे थे। मक्खन और वनीला की खुशबू पहले मुझे सुकून देती थी, पर आज वो दम घोंटने जैसी थी। कल का मतलब था अब और भागना न संभव। अब बीता वक्त फिर से सामने खड़ा हो जाएगा। शिफ्ट खत्म होते तक हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खोला, घर में कदम रखा, एप्रन उतार के सोफे पर फेंका। मासिमो ने शाम को मिलने को कहा था। मैंने फैसला किया, थोड़ी नींद ले लूं। यही मेरी छोटी सी राहत थी। कुछ घंटों बाद नदी के किनारे एक कैफे में वो पहले से वहां था, हमेशा की तरह आराम से बैठा हुआ। मैं गई, वो उठा न, बस गिलास उठाकर संकेत किया, आ गई बेला। उसने एक काली क्रेडिट कार्ड टेबल पर रखा। खर्च के लिए, कपड़े, ट्रैवल, जो चाहो वो। नाम मेरा, कोड तेरा। मैंने हाथ न बढ़ाया। और अगर मैं ये ले लूं तो? वो धीरे से मुस्कराया, तो तू मुझे ले लेती है। और फिर डॉन रोमानो को उसी तरह गंवाना पड़ेगा जैसे तूने सब कुछ गंवाया था। उसके शब्द मेरी आत्मा में घुस गए। मैं जानती थी वो जहरीला है, पर उसकी बात सत्य थी। वो आगे झुका, आंखें मेरी आंखों में गींथ दी। छुपना छोड़ दे, मीरा। तू रक्त और प्रतिशोध की औरत है। बस उसे भूल गई थी कुछ वक्त के लिए। मैंने कार्ड उठा लिया, भरोसा करके नहीं, जरूरत में करके। रात आ गई, बहुत जल्दी। पैकिंग कहने को आसान थी पर दिल भारी था। हर चीज जो छूती थी, कहीं ना कहीं मुझे उस शांति की याद दिलाती थी जो मैंने खुद हासिल की थी। तभी एक छोटी सी रिंग मिली, वही जो उसने मेरी उंगली में पहना दी थी 4 साल पहले। मैं समझ रही थी फेंक दी है, पर नहीं। मैं खिड़की के पास खड़ी रही। शहर की लाइट्स हीरे पर झिलमिला रही थी। गले को छुआ, वो हार याद आ गया जो उसने दिया था। उसकी आवाज गूंजी, कभी मत उतारना। मैंने धीरे से फुसफुसाया, मैं वापस तेरे लिए नहीं जाऊंगी, जेस। तेरा अंत करने जाऊंगी। मैंने अंगूठी बैग के अंदर धकेल दी। अगली सुबह लिस्बन का एयरपोर्ट शोर से गूंज रहा था। कॉफी और जेट फ्यूल की गंध हवा में मिल गई थी। हाथ में हल्का कैरीन, आंखों पर सनग्लासेस। किसी को भी मुझ पर नजर पड़ने का मौका न मिला। मैंने पीछे मुड़कर न देखा। फिर भी महसूस हो रहा था जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। स्तंभ के पास मासिमो का आदमी खड़ा था, फोन कान पर लगाए, धीरे से कह रहा था, वो रवाना हो गई है और समुद्र के पार मेरे बदले की पहली चाल चल दी गई थी। ये मेरे लिए है? मैंने फोन पर पूछा जब एले के अपार्टमेंट में कदम रखा। हाँ, मासिमो ने कहा। क्योंकि मुझे पता है तू मेरे साथ नहीं रहना चाहेगी जब तक हमारी शादी न हो। मैंने हंस कहा, किसने कहा मैं शादी करने वाली हूँ? वो हंसा, कौन जानता है, मुझे प्यार कर बैठे। श्वाइट, मैंने सिर हिलाया। उसकी आदत थी खुद को सब समझदार जानने की। उसे क्या पता था कि मैं पहले से ही एक खेल खेल रही थी। उसका अपार्टमेंट शानदार था, पर सबसे बढ़िया बात, अब मुझे मुफ्त में आश्रय मिल गया था। मैंने धन्यवाद बोल कॉल काट दी। कर्मचारियों के जाने के बाद मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, थोड़ा खाकर सो गई। रात को अचानक नींद टूटी। पहले तो कमरा अजनबी लगा, फिर याद आया मैं अमेरिका वापस हूँ। खिड़की के पास जाकर नीचे देखा, चमकती लाइटें, भीड़ भरी सड़कें। हल्की आवाज में कहा, वापसी मुबारक हो, मीरा। मुझे पता न था उससे मुलाकात कैसी होगी,
क्या पहले उसके मुंह पर थप्पड़ मारूंगी या मुस्कुराकर कहूंगी, काफी समय हो गया, शायद दोनों। सोचा, क्या वो बदला होगा? क्या अब भी उतना ही खतरनाक है? आखिरी बार जब मैंने उसे छुआ था, वो स्पर्श मेरी स्मृतियों में जमा रह गया था। मैंने अपनी पहचान बदल ली थी, सब कुछ। वो कभी अब तक मुझसे संपर्क न कर पाया। शायद उसका पहाड़ जैसा अहम उसका सबसे बड़ा बाधक था। मैंने भी कभी उसका नाम अपने भाई से न लिया, वो ज़ख्म जो खुल ना सके तो बेहतर होता है। कभी भी सोचती थी, क्या उसने किसी और को वैसे ही कैद किया होगा जैसे मुझे किया था? शायद वो अब एले में चलता फिरता राक्षस हो गया होगा। हरामी, मैंने धीरे से कहा, और अतीत की आंधियां फिर लौट आईं। अब की बार मैं आराम से नहीं बैठूंगी। अब की बार मैं जेस रोमानो को उसके अपने खेल में हराने वाली थी। अगले दिन मैं शॉपिंग को निकली। अगर लौटना ही तो फिर शानदार एंट्री क्यों न हो। मासिमो की कार्ड जेब में थी, पर मैंने अपना चेता, मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं। ड्राइवर नीचे इंतजार में था। मैं कार में बैठी, चश्मा पहना, खिड़की के पार देखा, चमकती न्यूयॉर्क जैसी एलए की सड़कें, महंगे ब्रांड स्टोर्स, पनाह के कपड़े, नए हाई हील्स, सब कुछ खरीदा। हर स्टोर छोड़ते समय बस एक विचार दिमाग में था, अब मैं वो मीरा नहीं जो तूने तोड़ी थी। शाम को फूड कोर्ट में स्नैक करने के बाद मैं एक सैलून गई, जहां आईने के सामने बैठे थोड़ी देर तक अपने चेहरे को देखती रही। स्टाइलिस्ट ने पूछा, कैसा कट चाहिए, मिस? मैंने धीरे से कहा, नया जन्म। उसने मुस्कुराकर कैंची उठाई, और आईने में धीरे से एक नई औरत जन्म ले रही थी। 554 जेस मेरे पेंटहाउस की खिड़की से दिखती एले की शाम वो नज़ारा था जिसके लिए लोग कविताएं लिखते हैं। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी, समंदर की लहरों पर पिघलती सोने की रेखाएं, और नीचे फैली वो शहर जो अब पूरा मेरा था। वो सचमुच मेरा ही था। 2 सालों में रोमानो साम्राज्य इतना बढ़ गया था कि अब मेरा नाम सुनते ही लोग सांस रोके खड़े हो जाते थे। इटली और न्यूयॉर्क की जगह अब लॉस एंजेलिस मेरा इलाका था। पर इस कामयाबी की कीमत भी थी, खामोश रातें। वो खामोशी जो सीने में घुस जाती है और धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। मैंने अपने शर्ट की कफ्स ठीक की, कांच के शीशे में झलकते स्वयं को देखा, वही चमकदार सूट, वही ठंडी हो गई आंखें। पर अंदर कुछ बदल गया था, अब मैं और कठोर था, और कम मानव। उसी समय इंटरकॉम बज हुआ। मिस्टर रोमानो, मिस कास्टेलो आपसे मिलने आई है। मैंने जबड़ा भींचा। मैंने तो उसे शेड्यूल नहीं किया। वो कहती है मामला जरूरी है। बेशक, मैं नीचे आवाज में बोला, सबको कुछ ना कुछ जरूरी होता ही है। भेज दो उसे। कुछ पलों बाद उसके हील्स की आवाज मार्बल फर्श पर गूंज गई। कैटरीना अंदर आई, काली टाइट ड्रेस में, गहरी लाल लिपस्टिक और वो मुस्कान जो एक बार कई मर्दों को धोखा दे चुकी थी। जेस, वो मीठे सुर में बोली, मानो सब ठीक हो हमारे बीच, जैसे वो वही औरत न थी जिसने 3 साल पहले मुझे मरवाने की साजिश की थी। कैटरीना, मैं धीरे से बोला। न उठा, न पे ऑफर किया, बस कुर्सी पर झुका बैठा रहा, आंखों से गोली चलाने को तैयार। यहाँ क्यों आई हो? बस ऐसे ही, कभी जिसे प्यार कहाँ, थोड़ा सम्मान तो मिलना चाहिए न? मैं हल्का हंसा, वो भी कटुता से। प्यार? मुझे अचानक वो नाम याद आया जिसे मैंने कभी सच में चाहा था, पर मैंने सोच से उसे झटक दिया। तुम्हारे पिता अब भी मुझसे दुश्मनी नहीं छोड़ते क्या? मैंने पूछा। वो धीमी मुस्कान से बोली, मैंने उन्हें मनवा लिया, अब तुमसे दूर रहेंगे। और तुम अभी भी मुझे परेशान क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
मैंने थोड़ा हंस के कहा, सच में? तुम वो ही औरत हो जिसने मेरे खून के लिए हथियार उठाए थे। वो बीती बात है, उसने कंधे उचकाए। मुझे पता था तुम बच जाओगे, तुम तो अमर हो। मैंने कहा, नोट ले लो, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि धन्यवाद कह दूं। तुम्हारे लिए अमरता का मतलब क्या है, कैटरीना? बिना दिल के जीना? वो चुप रही। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने दोहराया। उसकी खामोशी ने जवाब दे दिया, वो कुछ चाहती थी। मैं उठा, पेय भर लाया। कह दो क्या मांगना है, पैसा, सत्ता या एक और वार करने का मौका? तुम मुझे अपना दुश्मन मानते हो, वो धीरे से बोली। और तुम मेरा दोस्त नहीं हो, मैंने सपाट कहा। वो थोड़ा तिलमिलाई, फिर धीरे से बोली, तेरे दुश्मन फिर चल पड़े हैं, जेस। तू यहाँ सुकून में बैठा है, पर खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। मैंने अब थोड़ा पीकर कहा, खेल कभी खत्म नहीं होता, कैटरीना। पर तू बस उसका एक मोहरा है, और मैं अभक्त मोहरों से खेल नहीं खेलता। वो थोड़ी देर मुझे घूरती रही, फिर धीरे से बोली, सोच ले जेस। सोच लिया, मैंने पीछे से कहा। और उसने मुड़ते हुए पूछा, अगर फिर कभी आ गई बिना किसी मूल्य के, तो शायद यहाँ से जाने का मौका न मिले। वो कुछ न बोली, सिर्फ दरवाजा खोल गई। कैटरीना के जाने के बाद मैं वापस वही कुर्सी पर बैठा और शहर के रोशनी की तरफ देखने लगा। वो एक चीज पर सही थी, मेरे दुश्मन कभी शांत न रहते। पर वो गलत सोच रही थी कि मैं किसी भी औरत से भटक जाऊंगा। और फिर जब उसने जेस का नाम छेड़ा, मीरा का चेहरा आ गया, हमेशा की तरह। हर रात वो चेहरा मुझे सुलाता न था, जगाता था। मैंने कई बार उसे खोजने की कोशिश की, पर हर रास्ता बंद मिला। अब 2 साल हो गए थे, पर ना उसे भूल पाया था ना खुद को। कुछ हफ्ते बाद मेरे डेस्क पर एक निमंत्रण पड़ा था, एक आर्ट ऑक्शन। सोचा लंबे समय बाद सामाजिक कार्यक्रम से मिलना बुरा नहीं होगा। मैंने टॉमस को कॉल किया, जो न्यूयॉर्क और एलए के बीच हमेशा घूमता रहता था। बॉस, मुझे एक डेट चाहिए। दोनों के बीच हल्की सी हंसी आई। आखिरकार, बॉस, हर औरत जो पिछले साल मेरे साथ नजर आई, वो टॉमस के जोड़ने से आई। वो सब क्षणिक थी, और हर पल के बाद अंदर और ज्यादा खालीपन महसूस करता था। कितना अजीब था, एक मीरा ने मुझे वो छेद दे दिया था जो अब कभी भर न सकता था। आर्ट ऑक्शन का दिन हॉल चमक रहा था, फ्रेश मार्बल के थे, छतों से सोना टपकता था। मेरे साथ एक मॉडल थी, जो मेरी बाह में टंगी हुई थी। भीड़ में सभी अमीर लोग थे, जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता था। पर वास्तव में आज भी कोई मुझे रोचक न लग रहा था, सिवाय उन पुरानी पेंटिंग्स के। मैं बरामदे से गुजर रहा था कि अचानक एक आवाज आई, इतनी जानी पहचानी कि जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने अपने आप से कहा, जेस, तू पागल हो गया है। कई आवाजें इसी तरह लग सकती हैं, पर फिर वो हंसी आई, धीमे, धीरे, पर सीधे दिल तक। मैंने सांस खींची, कफलिंग ठीक किया और पीछे मुड़ा। ड्रिंक टेबल तक गया, चैंपेन का गिलास उठाया, और वहीं समय रुक गया। होस्ट मुस्कराता हुआ आया, मिस्टर रोमानो, आपका स्वागत है। कृपया मिलिए हमारी जबरदस्त गेस्ट से, मिस मा। मैंने बीच में कहा, आवाज कांप गई थी। मीरा वैलेंटे। गिलास मेरे हाथ से छूट गया। सामने वो खड़ी थी, जैसे समय ने उसे और खूबसूरत बना दिया हो। और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अब भी जिंदा था, सिर्फ उसे फिर से देखने के लिए। पार्ट 55 मीरा। पहले का दृश्य। नीलामी हॉल में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी रत्नजड़ित जाल में घुस रही हूँ। चारों तरफ हंसते चेहरे, महंगी वाइन की खुशबू, और टकराती नजरें जो अपने अपने राज छिपा रही थी।
यहाँ मेरा वैसे ही कुछ काम था जैसे मेरा चांद पर हो, पर आज मैं मीरा वैलेंटे नहीं थी, मैं थी माया अवंती। आज रात मुझसे कोई छू नहीं सकता था। एले आने के कुछ हफ्ते बाद जब मैं शॉपिंग करने गई थी, तब से कई ड्रेसें ले ली थी। जब नीलामी का निमंत्रण आया, तो मैंने कई कपड़े पहन देखे। आखिरकार एक एमल्ड ग्रीन ड्रेस चुनी, गहरी पीठ वाली, जो हर नजर को थमा दे। थोड़ा डेकल्टेट हो गया था, पर जितना जरूरी था। भूरे बालों की कटिंग शोल्डर लेंथ थी, थोड़ी तक आते हुए सजी हुई। लाल लिपस्टिक, वही रंग जो औरतें तभी लगाती हैं जब उन्हें कुछ साबित करना हो। गले में हीरो की चेन थी, उसी के मेल की बालियां और कलाई में नया टेनिस ब्रेसलेट। चांदी की हील्स मेरे हर कदम के साथ चमक रही थी। मैं अब वैसी ही लग रही थी जैसी दुनिया मुझे देवी समझकर देखे, और मुझे यही चाहिए था। मासिमो मेरे सहयोगी के रूप में मौजूद था, आधा मुस्कुराता, आधा शिकारी। वो ऐसे कमरों में फलता था जहां सौम्यता के पीछे खतरा छुपा हो। मैंने उसे अपने साथ रखना इसके लिए चुना था। वो एक ढाल था जो कई लोगों को बहुत चुभने वाला था। मैंने शैंपेन का गिलास उठाया और वो चेहरा लगाया जो पिछले 2 सालों से मैंने मास्टर किया था। मुस्कुराना, चाहे अंदर दिल टूटा हो। चलना, चाहे घुटने कांप रहे हो। दुनिया को धोखा देने की कला अब मुझे बखूबी आ गई थी। अगर वो धूसर आंखें आज यहाँ होती, तो मैं चाहती कि वो मुझे ऐसे देखें, अडिग, अस्पर्श, मजबूत। मासिमो कुछ लोगों से मिलने चला गया। मैं अकेली खड़ी रही, शांत चेहरे के पीछे अपने मन की हलचल छिपाते हुए। और फिर वो हुआ। पहले आवाज आई, वो गहरी, संयमित, मोहक आवाज जो कभी मेरे नाम को खतरे की तरह पुकारती थी। दिल थम गया, निश्चित था, ये वो नहीं हो सकता। पर जब नजर ऊपर गई, जेस रोमानो, मेरी सांस रुक गई। 2 सालों ने उसे और तेज तराश दिया था, और फिर भी वो वैसा ही था। काला सूट, चमकती घड़ी, वो ठंडी शक्ति जो उसके कदमों से निकलती थी। अब वो और भारी और कठोर लग रहा था। और वो अकेला न था। लंबी, पतली, पत्र-पत्रिकाओं से निकली सी औरत उसके साथ थी। मेरे पेट में गांठ सी बंध गई। ईर्ष्या नहीं, बस एक कड़वा याद कि मैंने क्या खोया था। मैंने अपनी नजर फिसलने दी, जैसे वो बस कोई और आदमी हो। पर मेरी नब्ज धोखा दे रही थी। मैं जान गई कि उसकी आंखें अब मुझे ढूंढ रही हैं। और जैसे ही वो मिली, ऐसा लगा जैसे संपूर्ण कमरा जल गया हो। मासिमो वापस आया और मुझे उसकी मुलाकात होस्ट से करवाई। वो उत्साहित होके मुझे बार तक ले गया और वहां वो था, जेस सीधे मेरी ओर खड़ा। मैं पल भर के लिए जड़ हो गई। 2 साल पहले जो आग बुझ गई थी, वो फिर लहक उठी। हमारी नजरें टकराईं, और कई क्षणों तक कोई कुछ न बोला। अरे मिस्टर रोमानो, आप गलत हैं, ये माया अवंती है, होस्ट ने उत्साह से कहा। मैं मुस्कुराई, कोई बात नहीं, रेजी, मैंने उसके गाल पर हल्का हाथ रखा। वो बूढ़ा लाल हो गया, मैं हंसी रोक गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर रोमानो, मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया। उसकी नजरें मेरे शरीर पर फिसलीं, हर इंच को छू गईं जैसे याद कर रही हूं। मेरे भीतर कुछ कंप गया। ध्यान दो, मीरा, मैंने अपने आप से कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे उंगलियों पर झुककर चुमा लिया। वही बिजली सी तेज धड़कन, वही स्पर्श जो कभी भूल न पाई। आपसे मिलकर अच्छा लगा, माया, उसने धीरे से कहा। मैंने अपनी जुबान दबाई कि कहीं आवाज न निकल जाए। इवेंट शुरू होने को था, होस्ट दूर चला गया। मैं
वो कुछ कह ही रहा था कि मासिमो पीछे से आ गया। माया, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। वो पलटा, आंखों में चुभती सी टीस लिए। तुम इसके साथ हो? हाँ, मैंने सपाट कहा, ठुड्डी ऊंची रखते हुए। डॉन रोमानो, फिर मुलाकात हो गई आपसे। मासिमो ने मुस्कुराकर कहा, अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। जैस की आंखें पत्थर जैसी हो गईं। काश मैं कह पाता कि मुझे भी अच्छा लगा, उसने तेज लहजे में कहा। अब भी वैसे ही कड़वे हो, मासिमो ने छेड़ा। उसी वक्त वो लंबी ब्रूनेट महिला वापस आई। जेस, सीटें ढूंढ लेते हैं, वो ठंडी आवाज में बोली। वो चला गया, पर उससे पहले एक आखिरी नजर मुझ पर डाली, जो मेरे अंदर झुलसा गई। लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है, मासिमो ने धीरे से कहा। वो अब भी तेरे लिए कमजोर है। मैंने खाली मुस्कुराहट दी। हाँ, अब भी। बैठक शुरू हुई। एक पेंटिंग, अमाल्फी कोस्ट का भारी तूफान, सबका ध्यान खींच रही थी। वो कला कम और क्रोध ज्यादा लगी, मानो दर्द से निकली हो। और वहीं से खेल शुरू हुआ। 2 लाख से बोली शुरू करते हैं, ऑक्शनियर ने कहा। 2, मासिमो ने कहा। 3, वो आवाज ठंडी और धारदार थी। जेस। संपूर्ण हॉल की नजरें हमारी दिशा में। 4, मासिमो ने मुस्कुराकर कहा। 6, जेस का लहजा जहर भरा था, नीचा पर भारी। 8, मासिमो ने धीरे से हाथ उठाया। 12 लाख, जेस ने कहा बिना कागज उठाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। भीड़ फुसफुसाने लगी। अब ये नीलामी न रही, ये युद्ध था। मासिमो की मुस्कान थोड़ी थमी। वो जानता था ये रात वो नहीं जीतेगा। उसने हल्के से कहा, तेरा ही रहा, रोमानो। गैवल गिरी, और ऑक्शनियर ने घोषणा की, 1,000,000 2 लाख, मिस्टर रोमानो के नाम। वो अपनी कुर्सी पर पीछे हटा, बिना किसी भाव के, पर उसकी नजर मुझ पर टिकी रही। वो नजर जिसे मैं 2 साल से भूलना चाह रही थी। मुझे तभी समझ आ गया, वो पेंटिंग कभी समुद्र की न थी, वो मैं थी। 556। मेरा यह कहना शर्मनाक था कि 2 साल बाद भी उस आदमी का मुझ पर असर था। 2 साल दरअसल बहुत लंबा वक्त न था, पर नफरत करने के लिए काफी था। तो फिर क्यों मैं अपने अंदर की नफरत पर सवाल उठाने लगी? ये तो सिर्फ पहली बार था जब मैंने उसे फिर से देखा था। अपने प्लान को कामयाब करने के लिए मुझे उसे बार बार देखना पड़ेगा। और फिर कौन जानता थी कि मैं कब अपने आप पर काबू खो दूंगी। मुझे खुद को संभालना था। सुन मीरा, भूल मत, उसने तेरे साथ क्या किया था, उसके पिता ने क्या किया था। मैंने आईने के सामने अपने चेहरे पर ठंडा पानी छींटते हुए कहा। मासिमो और मैं नीलामी से पहले ही निकल गए थे। हमारा काम पूरा हो गया था। जेस ने मुझे उसके साथ देख लिया था। अब उसे पता चल गया था कि मैं वापस आई हूं। अब बस इंतजार था। जब वो पहला कदम उठाएगा, तब मैं अपना खेल शुरू करूंगी। मुझे उसे ऐसे अपने जाल में फंसाना था कि वो मेरी हर बात पर चलने लगे। लेकिन उस रात जब नींद आनी चाहिए थी, तो मन में सिर्फ वो था, उसकी आवाज, उसका स्पर्श, उसकी आंखें। बस कर मीरा, मैंने अपने आप पर चिल्ला पड़ी। कहीं ना कहीं लगने लगा कि यहाँ वापस आना शायद इतना अच्छा फैसला न था। मुझे ये करना होगा, मैंने धीमे से कहा, चेहरे को दोनों हथेलियों में छिपाकर। काफी देर तक पलटती संभलती रही और फिर किसी तरह नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो दिल में कितनी मूर्ख सी आस थी कि उसका कोई मैसेज या कॉल आई होगी। बेवकूफी थी। वो तेरे नंबर कहाँ से लाएगा, मैंने खुद से कहा। लेकिन फिर मन की एक आवाज कहने लगी, वो जेस है, अगर चाहे तो किसी को भी ढूंढ सकता है। और कभी न चाहे तो? शायद वो चाहता ही न था। सच तो ये था,
अगर वो मुझे 2 सालों में न ढूंढ सका तो उसके पीछे डोना कार्मेला का हाथ था। उस औरत के लिए नामुमकिन कुछ न था। अब जब मैं अमेरिका वापस आई थी तो सोचा उसे एक बार मिलूंगी। हमारे बीच हमेशा एक संवेदनशील डोर रही थी, पर दुश्मनी कभी नहीं। उसका बेटा दुश्मन था, वो नहीं। किचन से टोस्ट और कॉफी की खुशबू आ रही थी। मेरा शेफ ब्रेकफास्ट बना रहा था। कल रात के खाने के बिना सो गई थी, तो पेट गर्जन कर रहा था। मैंने टोस्ट का कौर तोड़ा और फोन स्क्रॉल करते रही। मैम, एक पार्सल आया है, हाउसकीपर ने कहा। मैंने ऊपर देखा, सामने सफेद गुलाबों का एक गुच्छा था। दिल एकदम रुक सा गया। किसने भेजा? कार्ड लगा है, मैडम। मैंने गुलाबों की खुशबू सूंघी, आंखें मूंदी। बीता वक्त फिर जी उठा। कार्ड निकाला और पढ़ा, तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा। जे.आर. होंठ पर मंद सी मुस्कान आई। तो किसी को अभी भी चैन नहीं है। खेल शुरू हो गया था। मुझे ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इसे किसी वाज में रख दो, मैंने आसानी से कहा। जी मैम। मैंने नजरें वापस फोन पर गड़ा ली। अब मुझे जानबूझकर ध्यान भटकाना था। थोड़ी देर बाद अलमारी साफ करते समय एक जुज़वी गहना नजर आया। वो जेस के दिए गिफ्ट की याद दिलाने वाला था। वो दिन याद आ गए जब वो कभी भी अचानक प्यारा हो जाता था, मुझे तोहफे दे देता था, फिर उसी ठंडेपन में लौट जाता था। वो जीवन महंगा, शानदार और बेमानी था। आज मैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, पर किस कीमत पर? मैंने कान में ईयररिंग्स पहनकर आईने में देखा, फिर धीरे से उतार दिया। रैक के नीचे एक लाल लॉन्ड्री का सेट नजर आ गया, बिल्कुल वैसा जैसा मालदीव में पहना था। और स्मृतियां लौट आ गईं। स्मृति, वो मेरे हाथ बिस्तर के सिरहाने से बांध रहा था, आंखों में शिकारी सी चमक। शर्ट उतारते उसकी मांसपेशियां खिंच रही थी, मैं बस उन्हें छूना चाहती थी। उसकी उंगलियां मेरी जांघों में फिसल गईं, सांस टुकड़ों में टूट गई। जब वो मेरी गर्दन पर किसेस दे रहा था, मैं हर पल पिघल रही थी। फक मी, प्लीज, मैं बोल उठी। वो झुक गया। सच में चाहती हो? हाँ, मेरी सांस कांप गई। और फिर उसने मुझे भर लिया। जोर से, बेखौफ, वैसे ही जैसे वो खुद था। जब स्मृति टूटी, मैं सांस चढ़े खड़ी थी। गाल गर्म थे और अंडरवियर गीला। कमबख्त, मैंने धीरे से कहा। अब बस, मीरा, मुझे इस जहर को निकालना था, किसी और से सही। शाम को दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सोचा स्टाफ कुछ भूल गया होगा। पीपहोल से देखा, दिल जोर जोर से धड़क उठा। दरवाजा खोला। तुम मुझे कैसे ढूंढ ले? मैंने कांपते स्वर में कहा। वो हल्का मुस्कराया। लगता है तुम्हें याद नहीं कौन हूं मैं। क्या चाहते हो, जेस? मैंने कठोरता से पूछा। बस बात करनी है। किस पर? बहुत सी बातें। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, फिर मिलेंगे नहीं। अब जाओ। मीरा, माया। तुम्हारे लिए मेरा नाम माया अवंती है। वो हंसा। तुझे पता है मैं कभी तुझे उस नाम से नहीं बुलाऊंगा। मैंने लंबा सांस छोड़ा। तू मुझे अंदर बैठने भी न दे रही, इतनी नफरत। अंदाजा लगाओ। मिराबेल, उसने मेरे हाथ को छूने की कोशिश की। मैं पीछे हट गई। उसकी आंखों में क्षणिक पीड़ा झलकी, फिर गायब। मेरे पास पूरा दिन नहीं है, मैंने कहा। मेरे पास भी नहीं। बस जानना चाहा कि तू कैसी है। तुम देख सकते हो, मैं बहुत अच्छी हूँ। उसने आसपास देखा, फिर धीरे से बोला, अब तू मासिमो के साथ है। मैंने जानबूझकर ठंडे स्वर में कहा। हाँ। वो कठोर हो गया।
तुझे पता है हम अब भी कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। मैं चौंकी। सच था, मैंने तलाक के लिए कभी अर्जी ही न दी थी। अलग हैं, पर अभी तलाक नहीं। तो चलो उसे पूरा करते हैं, मैंने चुनौती भरे स्वर में कहा। नहीं, नहीं, सुना नहीं? मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ। मैं सन्न रह गई। वो जेस जो कभी भाव न जताता था, आज इतना साफ। मैं किसी और के साथ हूँ, मैंने कहा। मुझे यकीन नहीं। तो ये तेरा मसला नहीं। मीरा, जेस, यहाँ से चले जाओ। मासिमो किसी भी वक्त आ सकता है। मैं नहीं चाहती वो तुम्हें यहाँ देखे। ये झूठ था, पर जरूरी था। मुझे परवाह नहीं। तो मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। फिर तेरी इमेज अखबारों में महिला उत्पीड़क की तरह छपेगी। सोचना। उसका चेहरा कितना शांत हो गया था। तू बदल गई है, उसने धीरे से कहा। मैंने नुकीले लहजे में उत्तर दिया। आखिरकार समझ तो गए। मैंने दरवाजा खोला। अब जाओ। वो कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया, मुझे घूरते हुए। जेस, मैंने आवाज दी। वो मुड़ा। फूलों के लिए धन्यवाद, मैंने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। मेरी मुस्कान धीरे धीरे खिल गई। संतोष का एक अजीब सा सैलाब उठ गया। वो पल लगी जैसे मैंने पहली बारी उससे बदला ले लिया हो। 5:57। जेस वो बदली हुई थी, बहुत ज्यादा। और मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि ये बदलाव अच्छा है या बुरा। मीरा से दोबारा मिलना मानो मस्तिष्क में किसी रासायनिक विस्फोट जैसा था। मैं सालों से सोच रहा था कि अगर वो कभी मेरे सामने आ गई तो मैं क्या करूंगा, लेकिन नीलामी की रात जो हुआ उसके लिए मैं पूरी तरह असज्ज था। उसका रूप, उसकी आंखों में वो नया विश्वास, वो ठंडक, कुछ भी पहले जैसा न था। और फिर भी वो उसी मीरा थी। दिल में कड़वा मीठा एहसास था। एक तरफ मुझे अच्छा लगता था उसे इतना मजबूत देखना, जैसे कोई अभेद्य रानी हो। पर दूसरी तरफ मुझसे ताल्लुक रखा हर बर्फीला रुख मेरे सीने पर वार सा था। और इसका कारण मैं खुद था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को मुट्ठी में जकड़ लिया, सोचकर ही खून खौल उठता था कि मासिमो उसके इतन आपास जाता होगा। आखिरी बार उसके अपार्टमेंट की इमारत की ओर नजर डाली और गाड़ी तेजी से निकाल ली। रात को बिस्तर पर लेटते ही मुझे एहसास हो गया, अब की बार मैं उसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। मीरा हमेशा मेरी थी, और अब फिर से मुझे मिलेगी। अगली सुबह टॉमस ऑफिस में आया, हमेशा की तरह सलीके से, आत्मविश्वास से भरपूर। वो फिर एले वापस लौटा था, शायद थक चुका था लगातार यात्राओं से। टॉमस, मैंने बस नाम भर लिया। वो कुर्सी पर सामने बैठ गया। मीरा वापस आई है, मैंने कहा। वो कति अचकचाया नहीं। वो मासिमो रिक्कार्दी के साथ है, उसने धीरे से कहा। मेरे चेहरे पर साया सा पड़ गया। उस शख्स का नाम सुनते ही मन में घृणा उबल आई। तुम्हें कैसे पता? उसने हल्का हंसकर कहा। बॉस, मेरी आंखें कान हर जगह हैं। मैं पीछे दे झुक गया, ठंडी आंखों से उसे देखा। तो फिर पिछले 2 सालों में तू उसे ढूंढ क्यों न पाया? वो चुप रहा। एक आंखों की झलक भर में गुनाह जरूर झलक गया। तुमसे भरोसा किया था, टॉमस। मेरी आवाज तेज हो गई, हाथ टेबल पर पड़े और कांच की सतह दरक गई। वो कांपा नहीं, बस पीछे हटा। मैं समझा सकता हूँ, उसने कहा। तो करो। डोना कार्मेला ने कहा था कि आपको मीरा तक न पहुंचने दूं। उनके कारण वाजिब थे। मेरे सिर में गुस्से की लकीरें दौड़ गईं। मतलब तू मेरी माँ की कथित वाजिब सोच के लिए मेरा विश्वास तोड़ दिया? बॉस, आप भी जानते हैं, उसे आपसे दूर रहना जरूरी था।
आपके आसपास बस अराजकता थी। वो फैसला तुम्हारा और माँ का न था, मेरा था। आप उसे कभी जाने न देते, बॉस, वो धीरे से बोला। मैं चुप हो गया। शायद वो सही था, पर फिर भी धोखा धोखा ही था। अब चल जा, मैंने मुड़ते हुए कहा। दरवाजा बंद होने की ध्वनि के साथ कमरे की खामोशी घनी हो गई। मैंने गहरी सांसें लीं। कोई नहीं जानता था कि मीरा के खोने के बाद मेरे अंदर कितनी अंधेरी खालीपन बस गई थी। और अब जब वो वापस आई थी, मैं कुछ भी करे बिना न रुकता। गोल्फ कोर्स पर फोन बजा, माँ का कॉल था। मैं जानता था, अब वो क्यों कॉल कर रही हैं। हाँ माँ। कैसे हो, जेस? हमेशा की तरह संयमित आवाज। जिंदा हूँ। आप? ठीक हूँ। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद वो बोली, मीरा ने मुझसे आज बात की। लगता है तुम दोनों मिल चुके हो। हाँ, मैंने संक्षेप से कहा। उसे छोड़ दो, मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्या? तलाक दे दो। वो तेरे संपत्ति में दावा नहीं चाहती। ये सुनकर मैं थोड़ा हंसा। पैसे की बात नहीं है, माँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो कुछ भी न चाहे। उनकी सांस लंबी निकली। जैकोबो, कृपया हठ मत कर। वो अब किसी और के साथ है। मेरी जबड़ी कड़ी हो गई। वो कभी किसी और की नहीं थी, न होगी। अपनी जिद पर मत डटे रहो, जेस। मेरे मामले से दूर रहो, माँ। जैसी तेरी मर्जी, कहते ही लाइन कट गई। कभी भी शुक्रवार की रातों में मैं बस काम में डूबा रहता था। पर उस दिन थकान थी, सिर भारी था। और सच यह था, मुझे सेक्स की जरूरत थी। नीलामी की रात मीरा को देखकर जो गर्मी उठी थी, उस रात मैंने अपनी डेट को घर भेज दिया था और खुद बिस्तर पर अकेला, सिर्फ उसके ख्यालों में। आज क्लब के वीआईपी सेक्शन में था। अब ये मेरी जमीन न रही। सालों पहले वहां जो हुआ था, उसके बाद मैं ऐसे सार्वजनिक व्यापारों से दूर रहता था। डॉन रोमानो, आवाज जानी पहचानी थी और हमेशा मुसीबत लाती थी। मैंने सांस खींची। लोरेंजो कास्टिलो। अब भी मेरा पीछा? वो हंसा। पीछा? तू खुद को बहुत महत्व देता है। कह क्या रहे हो? मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने भौं उठाई। क्यों? ये मुझे न पता। मिल लो, पता चल जाएगा। वो होशियार था, वक्त जाया नहीं किया और चला गया। पुराना कास्टिलो बहुत दिनों से मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। पहले कैटरीना, अब उसका बेटा। इनके इरादे क्या थे? मुझे घबराहट भी थोड़ी थी और जिज्ञासा भी। कुछ दिन बाद मेरी न्यूयॉर्क वापसी की फ्लाइट थी। बहुत दिन बाद वहां जा रहा था। दिल में अजीब सा भारीपन था। मीरा को मैसेज किए थे। जवाब ठंडे थे या आए ही नहीं। पर मैं रुकने वाला न था। इस बार हमारी बात होकर रहेगी, चाहे वो चाहे या न चाहे। न्यूयॉर्क उतरते ही ड्राइवर मिला पर मैंने खुद स्टीयरिंग थाम ली। मेरे मकान का हर पत्थर अब अजनबी लगता था। मीरा के बिना इन दीवारों का अर्थ खो गया था। एले में मैंने नया मकान खरीदने का सोचा था पर फिर रह गया। क्योंकि अब मुझे भव्यता नहीं, सिर्फ एकांत चाहिए था। लोग कहते थे मैं भाग गया डॉन हूँ। पर उन्हें क्या पता, मैं अपने ही प्यार की कैद में था। मीरा ने जिस दिल को पत्थर कहा था, वो ही अब उसके लिए धड़कता था। माँ कहाँ है? मैंने स्टाफ से पूछा। वो बाहर गई है, सर। वो लौटेन तो बताना, मैंने कहा और सीढ़ियाँ चढ़ा। हर गलियारे की दीवार, हर चित्र उसी जगह थे, बस वो न थी। मेरी नजर कमरे के उस दरवाजे पर ठहर गई जो हमेशा उसके लिए रखा गया था। मैंने उसके कमरे को छूने की इच्छा दबा ली और अपने कमरे में चला गया।
जैसे ही अंदर गया, यादों का सैलाब फिर से टूट गया। हर संघर्ष, हर रात जो हमने साझा की थी। मैं बैठा, अपना फोन निकाला, रिकॉर्ड बटन दबाया। कुछ सेकंड तक वीडियो चलता रहा। फिर मैंने हल्का सा मुस्कुराकर एक कैप्शन टाइप किया। 2 साल बीत गए, पर ये जगह अभी भी तेरी खुशबू से भरी है। जेड आर और सेंड दबाकर फोन मेज पर रख दिया। पार्ट 58। मीरा मैं अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ एक जूम मीटिंग के बीच थी जब फोन बजा। मैंने माइक म्यूट किया और स्क्रीन देखी। भेजने वाला जेस। पहला ख्याल था इग्नोर करने का, पर फिर एक वीडियो दिखा। जिज्ञासा मुझसे जीत गई। वीडियो खोला और वो कमरा नजर आया जो कभी मेरा भी था। न्यूयॉर्क का वो बेडरूम, वो ही धूसर दीवारें, वो ही सिल्क की चादरें, वो ही चौड़ी खिड़की जहां शहर की लाइटें उसके नंगे शरीर पर सोने की रेखाएं बिखेरती थी। 2 साल बाद भी कुछ न बदला था, सिवाय मेरे। फिर कैप्शन ने सांस अटका दी। याद है हम यहाँ क्या क्या करते थे? वापस आ जा। इस बार ये मैं तय करूंगा, पहला सजा का कमरा कौन सा होगा। मुझे गुस्सा आना चाहिए था। अगर कोई और आदमी ऐसा करता, मैं सीधा गाली दे के ब्लॉक कर देती। पर ये जेस था, और मेरा शरीर पहले से भी ज्यादा भटक चुका था। कमबख्त, मैंने धीरे से कहा, और फोन एक तरफ रख दिया। मैम, मैंने माइक अनम्यूट किया। हाँ, सॉरी, कहाँ थे हम? चेहरे पर वही समझदार मुस्कान व पेशेवर ढंग, पर अंदर अंधड़। मीटिंग चलती रही पर मन कहीं और था। मैंने फोन उठाया, लिखा, डिलीट माय नंबर, पर भेज ना सकी। लैपटॉप की स्क्रीन पर टीम की खुशियां थी, कियारा, पाओलो, कैरोलिना। पर जैसे ही नोटिफिकेशन बजा, सब अंधेरा सा हो गया। फिर वही नाम, जेज रोमानो। सांस लेना भूल गई। मुझे वो नाम काफी पहले हटा देना चाहिए था, पर कभी न किया। कभी भी जानना भी एक व्यसन बन जाता है। पता हो कब शैतान फिर दरवाजे पर आ गया। फिर एक वीडियो, इस बार बाथरूम का। मैंने संतुलन खोते हुए क्लिक किया, आवाज म्यूट की ताकि बाकी कुछ न सुनाई दे। वहां के संगमरमर की दीवारें, पानी की हल्की किरणें, वही जगह जहां मैंने कभी। क्षण भर को दिल रुक गया। नीचे कैप्शन था, यहाँ कई ठंडे शॉवर लिए, तेरी गर्मी की कमी को भूलने के लिए, और साथ एक विंक इमोजी। चेहरा गर्म हो गया। वो मुझे फंसा रहा था, यादों के चारे से, और उसे अच्छी तरह पता था कौन सी याद फेंकनी है। सब ठीक है, मिस माया, कियारा की आवाज आई। मैंने घबराकर माइक्रोफोन ऑन किया। हाँ हाँ, सब ठीक है। जारी रखो। मीटिंग खत्म होने तक मेरे हाथ कुर्सी की बैठक जकड़े रहे। हर नोटिफ अब बम जैसा लग रहा था। कॉल समाप्त हुई और सबके चेहरे स्क्रीन से गायब होते गए। मैंने गहरी सांस ली, फिर फोन उठाया। संदेश फिर देखा। लिखना शुरू किया, You're pathetic। पर भेजा नहीं। क्यों उसे ये जानने दूं कि वो मुझ में फिर से घुस रहा है। खिड़की के पास गई। लॉस एंजेलिस नीचे फैला था धूप, कांच, धड़कनों का शहर। वो कहीं यहाँ था, मुझे शिकार की तरह देखता हुआ, सांसों का दूरी नापता हुआ। मैं उसे नफरत करती थी, अपने आप से और ज्यादा, क्योंकि अब भी वो एक झिलमिलाहट महसूस हुई थी पेट के नीचे, उसके विचार से। मैंने आंखें बंद की और यादें फिर भड़क उठीं। तभी फोन बजा। दिल ने सोचा वो होगा, पर नाम था मैसिमो रिचियार्डी। मैंने कहा, क्या है? वो मुस्कराया, अब भी तेरी आवाज वैसी है, एक हाथ में कप का, दूसरे में छुरा। मैं व्यस्त हूँ, मैंने कठोरता से कहा। मुझे उसका मैं तुझे रखता हूँ वाला लहजा बिल्कुल पसंद न था। मैं किसी की जायदाद न थी,
वो धीरे से बोला, रोमानो आज न्यूयॉर्क लौट आया है। मेरा हाथ फोन पर कड़क गया। तो डोलसेजा, वो तेरे और करीब घूम रहा है। फैसला कर, भागेगी या इसे अपना हथियार बनाएगी? मैंने धीरे से कहा, मैं नहीं भागूंगी। मुझे पता है क्या कर रही हूं। झूठ था, मुझे कुछ पता न था। अच्छी लड़की, उसकी आवाज मखमल सी थी, पर उसमें स्टील की तेजी छिपी थी। आज डिनर देखूंगी, मैंने कहा और फोन कर दिया। पर मन शांत न हुआ। मासिमो और जेस दोनों एक जैसे थे, हमेशा जिंदगी में जगह घेर लेते, फिर कभी निकले नहीं। वो केवल दिल नहीं छूते थे, हड्डियों में बस जाते थे। मैंने पर्स उठाया। मुझे हवा चाहिए थी। सड़क पर धूप का ताप अभी भी रखा था, आसमान कैलिफोर्निया की सुर्खी ले रहा था। मैं चलती गई, भीड़ मेरे आसपास घुली और विचार धीमे धीमे फीके पड़ते गए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो मैं बस एक साधारण औरत हूँ जो शहर में टहलने निकली है। फिर नजर एक फूलों की दुकान पर पड़ी। शोकेस में लगा था सफेद गुलाबों का गुच्छा। ठिठक गई। उनकी खुशबू नाक में समाई और दिल धड़क उठा। वो ही गुलाब जेस ने भेजे थे, बिना किसी कार्ड के भी सब कुछ कह देने वाले। मैं अंदर गई, खुशबू में सांस ली और एक पल के लिए सोचा कि एक गुच्छा खरीद लूं, फिर घर जाके जला दूं। मालकिन मुस्कराई, कुछ खास ढूंढ रही हैं? मैंने धीरे से कहा, हाँ, कुछ ऐसा जिसे मरना मुमकिन ना हो। वो थोड़ी हैरान हुई, फिर सिर हिलाकर चुप रही। मैं बाहर आ गई। थोड़ी दूरी पर एक कैफे था। मैंने वहां कॉफी मंगाई और खिड़की से शहर देखती रही। जीवन कितना अजीब था, न पूरी आजादी, न पूरा कैद। मैंने सोचा भाई को कॉल करूं, पर दिल न माना। मैं अभी न बहन थी, न बीवी, न किसी की जिम्मेदारी। बस मीरा ही रहना चाहती थी। वापस घर आई, जूते उतारे, वाइन डाली और सोफे में दुबक गई। शहर की लाइटें बालकनी से अंदर आ रही थी। मैंने फोन उठाया, मैसेजेस देखे। दिल कहाँ ना देख, पर उंगलियों ने अनसुना किया। फिर वही वीडियो चलाया। वो कमरा, वो जगह जहां मैं सबसे ज्यादा जिंदा भी थी और सबसे ज्यादा टूटी भी। और उस वक्त मुझे समझ आ गया कि जेस का मैसेज सिर्फ बुलावा न था। वो एक चेतावनी था कि उसकी दुनिया में मैं कभी गई ही न थी। उसके लिए मैं अब भी उसकी थी। पार्ट 59। मीरा सोफे पर वाइन की बोतल के साथ सो गई थी और सुबह उठी तो शरीर में भारीपन और दर्द था। अपने ही हित में मैंने पक्का ठान लिया कि आज मैं जेस को अपने दिमाग से निकाल फेंकूंगी। उसके संदेशों को आर्काइव कर दिया और खुद से कहा कि अब कुछ भी हो जाए, वो चैट नहीं खोलूंगी। मासिमो के साथ डिनर? मैंने पिछली रात उससे मुलाकात टाल दी थी और अब वो मुलाकात आज के लिए टाल गई थी। अमेरिका की गर्मी खूबसूरत थी। दोपहर के सूरज की नरम चमक में मैंने सोचा थोड़ा मन हल्का कर लूं। सनड्रेस पहनी, टोपी डाली, सनग्लासेस लगाए और निकल पड़ी एक कॉफी शॉप की ओर। लैपटॉप साथ था। वहीं बैठकर मैं फिर लिखने लगी, जैसे पिछले कुछ महीनों से लिखना मेरे लिए एक मनोचिकित्सा थी। मैंने लिखा कि कैसे जिंदगी ने एक के बाद एक चोट दी और हर बार मैं गिरी भी सही, पर टूटी भी। हर घाव के बाद ठीक होने से पहले नई चोट आती गई, एक न खत्म होने वाला दर्द। सबसे गहरी चोट क्या थी? मेरे गर्भपात की। वो दर्द शब्दों में नीचा नहीं लिखा जा सकता। ऐसा लगा मानो मेरे अंदर किसी ने रूह से कुछ छीन लिया हो, जिसे मैं कभी देख भी नहीं पाई। उसका शोक कैसे मनाती,
घंटों लिखती रही जब तक हाथ थक न गए और कॉफी ठंडी पड़ गई। क्रोइसेंट्स फिर से गरम करवाए और बस थोड़ा खाया, क्योंकि नाश्ता छूट गया था। जब अपना लैपटॉप समेट रही थी, तो दुकान में किसी परिचित चेहरे पर नजर पड़ी। कैटरीना। मैं कुछ सेकंड के लिए जमी रह गई। वो अब भी वैसी ही थी, सुंदर, शालीन और खतरनाक। सच कहूं तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत। मैंने चेहरा मुड़ा लिया। वो मुझे न पहचाने, बस यही चाहा। पर मन में सवाल था, क्या वो यहाँ जेस के लिए आई है? क्या दोनों अब भी एक दूसरे के संपर्क में हैं? दिल में हल्का सा टीस उठी और मैंने स्वयं को डांटा। क्यों सोचती हूँ उनके बारे में? मुझे नफरत करनी चाहिए, ना कि महसूस। खैर, जल्द ही मैं उसे तलाक दे दूंगी। बस उससे पहले अपना बदला पूरा करना था। डिनर के लिए तैयार होते समय मन और भारी हो गया। मैं मास्सिमो के कुटिल स्वरूप से थक गई थी। वो वही न रहा था जो कभी लिस्बन में मुझे हंसाता था। पर हमारा सौदा अब भी कायम था, इसलिए न जा पाना मुमकिन न था। उसके ड्राइवर का संदेश आया, तो 20 मिनट तक मैं तैयारी में लगी रही। हल्के पीस्टल ग्रीन रंग की ड्रेस, काले हील्स, सीधा कटा बाल, सब कुछ सजीला पर संयमित। ड्राइवर बेचैन दिख रहा था। शायद उसका बॉस उससे मेरे लिए झिड़क रहा हो। मैं खामोशी से गाड़ी के शीशे से बाहर झांकती रही। ट्रैफिक में तेजी से कटते हुए हम पहुंचे। मासिमो का महल देख पहली बार कोई अचंभा न हुआ। वो आदमी सिर्फ शोहरत और भ्रम से जीता था। बेलिसिमा, वो मुस्करा के बोला जब मैं डाइनिंग रूम में घुसी। मासिमो, मैंने सपाट स्वर में कहा। चेहरा इतना उदास क्यों? मुझसे मिलना बुरा लग रहा है? आज मुझे कहीं निकलना न था। फिर भी आई हूँ। वो हंसा। फिर भी सुना है कॉफी पी आई हो आज सुबह। मैंने भौहें ऊंची की। अब पीछा भी करवाते हो? वो बेपरवाह था। जो मेरा है, उस पर नजर रखनी पड़ती है। मैं तुम्हारी नहीं हूँ। वो हंसा। पर हमारा सौदा है, याद है ना? मैं अब भी जेस की पत्नी हूँ। वो झुका। आंखों में खेल था। तो और अच्छा, अंधेरे पति का बदला उसकी पत्नी ही ले। मन में ग्लानि सी उठी। लिस्बन का वो सुहाना और शांत मास्सिमो कहाँ गुम हो गया था? जो कागज मुझे चाहिए, वो न्यूयॉर्क में होंगे। वो अचानक गंभीर हुआ। उन्हें ले आओ, फिर सौदा पूरा समझो। उसके बाद तुम मुक्त। वो कागज क्या है? जब देखोगी, समझ जाओगी। वाग उत्तर मत दो। पहले न्यूयॉर्क जाओ। मैंने कुर्सी से पीछे हटकर कहा। मैं उसके घर जाऊं, जब मैं उसे इतना समय से अनदेखा कर रही हूं? वो हंसा। वो ही फूल भेज गया। तेरे घर तक आ गया ज्यादा। सोचना। वो सब कुछ जानता था। हर कदम पर उसकी नजर थी। तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? उसने कहा। नहीं, मैंने फौरन कहा, भले दिल धीरे से धड़का। वो मुस्कराया। मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं था। बस स्क्रिप्ट सुना रहा था। क्या मतलब? पता है कौन सा खेल खेलना है, ना? याद रखो, हम क्या खो चुके हैं। भूलूगी कैसे? मैंने धीरे से कहा। अच्छा। वो मुस्कराया। अब डेजर्ट लाओ, उसने स्टाफ से कहा। मुझे भूख न थी, फिर भी आम की प्यूरीज बरन खा ली। वापसी के रास्ते संकट ने घेर लिया। गाड़ी अचानक झटके से सड़क के किनारे मुड़ी। क्या हुआ? मैंने ड्राइवर से चीख के पूछा। उसके पहले कि कुछ कहता, दरवाजा दूसरी तरफ से खुला। बाहर आओ। फिर से नहीं। मैंने आंखें घुमाई। बाहर आओ, अभी। मेरे सामने एक बंदूक थमी हुई थी। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने पर्स फेंक दिया। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कभी नहीं। गोली मार दूंगा, वो गरजा।
तो मारो, मैंने ठंडे लहजे में कहा। वो चकित रह गया। तभी उसने मुझ पर हाथ डाला, पर अगले ही पल मैंने उससे बंदूक छीन ली। पीछे हटो, मैं गोली चलाऊंगी। मेरी आवाज उस धातु से भी ठंडी थी। गर्भपात के बाद मुझे स्वरक्षा सीखनी पड़ी थी। कांपते दिल से नहीं, दृढ़ इच्छा से ट्रिगर पकड़ा था। काश पहले सीखा होता, तो शायद मेरा बच्चा आज जिंदा होता। वो ख्याल सीने में चोट की तरह उठा और इसी दरमियान पीछे से किसी ने मेरा नाक ढक लिया। कपड़े में क्लोरोफॉर्म की तीखी गंध थी। सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब आंख खुली तो मैं आराम कुर्सी में बेल से बंधी बैठी थी। कहाँ हूं मैं? धीमे से बोली। चारों तरफ देखा। मुलायम सीट, सफेद दीवारें, हल्का गुनगुनाहट। खिड़की के पार नीला आसमान। ओ भगवान, ये तो प्राइवेट जेट था। मैंने दांत पीसे, साला, फिर धीरे से बोली, फक यू, जेस रोमानो। 560। जेस, क्या तुम्हें ये सब बार बार करना बुरा नहीं लगता? उसकी आवाज थकी सी थी, पर अचरज नहीं। मैं हंस पड़ा। इसे बस स्मृतियों को थोड़ा जगाने का तरीका समझ लो। मुझे कोई भयानक चीज याद नहीं करनी, वो दांत भींचकर बोली। मैंने गहरा सांस लिया। इच्छा थी कि उसकी आंखों की पट्टी खोल दूं, लेकिन मैं खुद करना चाहता था। जब वो न्यूयॉर्क लाने वाले जेट के उतरने की खबर आई, मैं गोदाम में था। मैंने गाड़ी उठाई और तेजी से घर पहुंचा, जहां वो लाई जानी थी। उसे यूं अपहरण कर लाना कोई योजना न थी। सच तो ये था कि मेरे पास कोई योजना ही न थी। बस एक पागल चाह थी, उसे फिर से महसूस करने की, उसे याद दिलाने की कि हम क्या थे। हाँ, वो मुझसे और नफरत करेगी, पर मैं जानता था कैसे उसे वो नफरत भुलानी है। सब बाहर जाओ, मैंने आदेश दिया। कमरा चुपचाप खाली हो गया। दरवाजा बंद होते ही वो आवाज गूंजी, और बस हम दो रह गए। हमारे बीच खामोशी घनी थी। मीरा, हाथ सामने बंधे, आंखों पर पट्टी, थोड़ी ऊंची, मानो मुझे चुनौती दे रही हो। क्या तुम्हें ये थकाऊ नहीं लगता, जेस? उसकी आवाज फिर ऊंची हुई। मुझे फिर से कठपुतली बना रहे हो? ये तेरे बीमार खेल का हिस्सा है। जो कहना हो कहो, मैंने शांत स्वर में कहा। पर ना भूलो, मैं अब भी तुम्हारा पति हूं, चाहो या न चाहो। वो कड़वी हंसी हंसी। तुम्हारी मनपसंद पंक्ति फिर से। जिस आदमी ने मेरी जिंदगी से लहू निकाला, जो मेरे भाई को महज एक कर्ज में बदला, वो खुद को मेरा पति कहता है। मैंने पट्टी के धागे पर उंगलियां रखी। तुम्हें भयानक चीजें याद नहीं रखनी। कितना आसान है ना, मीरा? पर मुझे जो छोड़ गई, वो भूलना कितना मुश्किल था, ये कभी सोचा? हटाओ ये, वो गरजी। मैं कुछ पल रुका, तनाव को फैलने दिया, फिर धीरे से गांठ खोली। उसकी आंखें चमक गईं, क्रोध और आग से भरी। 2 साल बाद भी वो मेरे लिए खतरा थी, सबसे सुंदर खतरा। तुम पागल हो, वो धीरे से कह उठी। मुझे देश के आर पार घसीट लाए हो। क्या सोच रहे हो तुम? मैं मुस्कराया। हाँ, मैं पागल था, उसके लिए। मासिमो तेरे चारों तरफ गिद्ध की तरह मंडरा रहा था। मैं देख रहा था और अब सह न सका। तू मेरी है, मीरा, किसी और की नहीं। वो ठिठकी, फिर थोड़ी आवाज ऊंची हो गई। तेरी? कब छीन लिया था तूने मुझे? उस दिन, जब तेरी जिद ने मेरे बच्चे को मार डाला। उसके शब्द गोली से भी ज्यादा भारी थे। मेरी सांस अटक गई। मैंने उसके बहुत करीब कदम रखे, उसे टेबल से सटा दिया। क्या तू सोचती है मैं भूल गया? हर रात वो दर्द मुझे खाता है। हर बार जब आंख बंद करता हूँ, वो दृश्य सामने आ जाता है। मीरा,
मैं उस गुनाह के साथ जी रहा हूँ। वो ने मुझे धक्का दिया पर मैं हिला नहीं। इसे अपनी त्रासदी मत बना, जेस। जिया तो मैंने है उसका खालीपन। मैंने जन्म लिए बिना ही अपने सपनों को दफनाया। उसकी आवाज कांप गई। अपने बस के बावजूद मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। पर फिर मैं झुक गया उसके कान के पास, धीरे से। और तू सोचती है दुनिया के किसी कोने में छिप जाने से मैं तुझे भूल जाऊंगा? रिक्कार्दी की छाव में रहकर तू मुझसे बच जाएगी? वो मुड़ी, आंख ओ में आग। मैं तुमसे छिप नहीं रही थी। मैं तुमसे ठीक हो रही थी। और ठीक होना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मैंने जबड़ा कस लिया। कोई मुझे से अच्छा तुझे समझ नहीं सकता। मेरा स्वर धीमा था पर तीखा। वो मुझे देख रही थी, आंखों में कष्ट, गुस्सा और कुछ और भी। ये खेल तू खत्म नहीं कर सकती, मीरा, जब तक मैं ना कहूं। डाइवोर्स, रिक्कार्दी, तेरा व्यवसाय, कोई मतलब नहीं। तू मेरी बीवी है और ये सच में ही तय करूंगा कब बदलेगा। वो तन गई, सांस तेज हो गई। तुम्हारे लिए शब्द होना चाहिए, अविश्वसनीय। मैंने हल्का सा हंसा। नहीं, अनिवार्य कहना चाहिए। मेरा होना अटल है। वो जड़ खड़ी रही, क्रोध की आग में भी कहीं वो पुरानी झिलमिलाहट दिख गई। बस उसी ने मुझे उससे दूर होने न दिया। वो हाथ झटक के बोली, मुझे मत छूना। मैंने हाथ ऊंचे किए, ठीक है। वो गुस्से में कमरे से निकली, फ्रेश होने गई। मैंने उसके लिए सब तैयार कर रखा था, कमरा, कपड़े, खाना। वो गुस्से में थी, पर सोचा कि शायद कुछ समय बाद शांत हो जाएगी। 1 घंटे बाद दरवाजे पर खटखटाहट हुई। आओ, अंदर माँ थी। अभी उसे देखा मैंने। तुमसे मिलकर अच्छा लगा माँ। मैंने हल्कापन लाने की कोशिश की। हमारी बातें हमेशा या तो दूरी में खत्म होती थी या झगड़े में। 2 दिन पहले ही मैं न्यूयॉर्क पहुंचा था। अब वो सीधे मीरा की बात लेके आई थी। वो आईं, हाथ फैलाए। मैंने मुंह झुकाकर उन्हें गले लगाया। उनके हाथों की मुलायम थपकी में एक अलग सी शांति थी। तू ठीक लग रहा है, वो बोली। आप तो कभी बूढ़ी नहीं होती, मैंने हंसकर कहा। वो धीरे से मुस्कुराई। लॉस एंजेलिस का असर है ना? शायद। वो गंभीर हुई। मीरा से ऐसे क्यों किया तूने? उसे अपहरण कर लाया, मैंने कंधे उचका कर कहा, थ्रिल के लिए। जेस, वो ने सिर हिलाया। अब उसका दिल जीत ले, पिछली बार की तरह न हार जा। एगो छोड़ दे। मैंने धीरे से सर हिलाया, वादा करता हूँ। वो मुस्कराई। अच्छा, यही बात चाहिए थी, कहती हुई कमरे से निकल गई। फोन बजा, अनजान नंबर था। पर मैंने पहचाना कौन होगा। तूने मेरी औरत का अपहरण किया। दूसरी ओर से गर्जन आई। मासिमो रिचियार्दी, तेरी औरत, मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा। एक बार फिर कहना पड़ा तो गोलियों से कह दूंगा। ध्यान से बोल, गधे। वो मेरी पत्नी है, तेरी कभी न होगी। वो तुझसे नफरत करती है। तलाक दे दे उसे, मैं शादी कर लूंगा। मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी बन गए। काश वो सामने होता तो उसका चेहरा तो अड़ देता। वो कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं। उसे यह बात अपने बीच में ठूंस ले। उसकी आवाज ठंडी पड़ी। पीछे देख रोमानो, अपना बचाव कर। मैंने फोन काटा। उसकी धमकियां मेरे लिए खाली गोले थी। वो पहला कदम उठाए, फिर देखता हूँ। मीरा अंदर आई, रात की नरम कमीज में, बाल हल्के भीगे। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई। हाय, खूबसूरत, वो मुंह बना गई। रोमानो, प्यारे शब्द मत बोलो। मेरा फोन नहीं मिल रहा। उसका क्या करना है? मैंने पूछा। तुम्हें क्या लगता है फोन किसके लिए होता है?
वो झुंझलाई। मैंने कहा, कुछ दिन बस हमें दो, ना फोन ना दुनिया, सिर्फ हम दो। हम दो का मतलब था मीरा बिना मासिमो के। वो कड़वाहट से बोली, ये हनीमून नहीं है, तो चलो बना ही देते हैं।